सभी साथियों को नमस्कार। शुक्ल जी की पुस्तक में प्रकरण 3 देश भाषा काव्य वीरगाथा काल को हम पढ़ रहे हैं और आज हम कवि के रूप में लेंगे चंद्रवरदाई को। पेज नंबर 24 है। आइए पढ़ते हैं चंद्रवरदाई से। चंद्रवरदाई, इनका समय संवत 1225 से लेकर 1249 तक है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। इसी तरह से प्रश्न बनता है चंद्रवरदाई के उसमें। तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई हैं। और इसी तरह हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाकाव्य को लेकर के बहुत प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पे अगर हिंदी के प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य की जब बात आएगी तो पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य और चंद्रवरदाई प्रथम महाकवि माने जाएंगे हिंदी के। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध थे। अब पूछा जाएगा कि दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि कौन थे? तो चंद्रवरदाई थे। तो राजकवि और सामंत के रूप में भी चंद्रवरदाई को देखा जाता है कि ये पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जकात नामक गोत्र के थे। तो चंद्रवरदाई किस गोत्र से थे? प्रश्न बनता है। तो जकात नामक गोत्र से थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जो पूर्वज रहे हैं उनकी भूमि कहाँ थी? पंजाब में थी। कह रहे हैं भूमि पंजाब में है लेकिन इनका जन्म स्थान है लाहौर में। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार छोड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण बात है पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई के संबंध में कि इनका जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई थी। पूछा जाए कि कौन से कवि और राजा थे जिनका जन्म एक ही दिन और एक ही दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी मृत्यु होने का कारण था कि जब ये अंधे हो गए थे पृथ्वीराज रासो और उनको जब शहाबुद्दीन को मारना था तो इन्होंने ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे पृथ्वीराज। तो चंद्रवरदाई ने ही एक श्लोक बोल के उनको बताया था कि वो कितने गज की दूरी पे खड़ा है और तुम किस तरह से वहाँ पे बाण चलाओगे। तो उन शब्दावलियों को सुनते हुए शब्द भेदी का मतलब यही है कि शब्द की साउंड जहाँ से आ रही है वहाँ को बाण चलाना। तो उन शब्दों को पहचान करके इन्होंने जब तीर छोड़ा था तो शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो पृथ्वीराज थे और चंद्रवरदाई थे दोनों एक दूसरे को तलवार से मार के मर गए थे, इसलिए इनकी मृत्यु भी एक साथ मानी जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। ये इनके राजकवि ही नहीं, सखा और सामंत भी थे। देखिए दो बातें हैं, सामंत और राजकवि की तो हमने पढ़ी है, इसके साथ एक सखा को भी जोड़ लेंगे। तो हम तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज के राजकवि, पृथ्वीराज के सखा और पृथ्वीराज के सामंत। दो बातें रिपीट हुई हैं सामंत और राजकवि की। एक नया शब्द आया है सखा, यानी कि ये पृथ्वीराज रासो इनके मित्र भी थे। जिस तरह से आजकल प्रश्न बन रहे हैं, है ना, जो सर्वस्मृति में लेके आया था ना कि उन्होंने पुत्री को लेकर के कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग किया है, तो इसी तरह से हो सकता है कि इस तरह से पूछें कि उन्होंने अपने पृथ्वीराज चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के क्या क्या थे, सखा, सामंत, मित्र या एक और रख दे। तो इसमें से सखा के रूप में भी थे, सामंत के रूप में भी थे और राजकवि के रूप में भी थे। तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इसके साथ साथ जो गुण हैं एक कवि के अंदर, 6 भाषाओं का इनको ज्ञान है, षड्भाषा। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि षड्भाषा का ज्ञान किसको था, 6 भाषा का ज्ञान किसको था? तो चंद्रवरदाई को था। उसके बाद व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक, इन विधाओं में भी ये पारंगत थे। तो सारी विधाएं हमको स्मरण रखनी हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि इतना डीप याद नहीं होता है कि चंद्रवरदाई को
कौन कौन सी चीज़ों का उनको ज्ञान था। देखिए 6 भाषाओं में पारंगत थे तो षड भाषा का ज्ञान था, व्याकरण का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इसके बाद काव्य में भी वो लिखा करते थे, काव्य साहित्य भी उनका अच्छा था, छंद शास्त्र का भी उनको ज्ञान था, ज्योतिष भी वो जानते थे, पुराण और नाटक, तो इतनी विधाओं में ये पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी लिख सकते थे। अब इनकी जो पूजा वाली होती हैं, जैसे हम कालिदास के लिए पढ़ते हैं कि कालिदास मतलब एकदम निपट मूर्ख थे। बाद में ये उक्ति है या किंवदंती है, ऐसा क्या हुआ था उस समय कहा नहीं जा सकता, लेकिन वाल्मीकि के लिए भी कहा जाता है कि वो एक मतलब चोरी करते थे, ये करते थे। बाद में पत्नी से जब चोरी करके ले गए थे, राजा उनके पीछे पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि अगर राजा मुझे पकड़ के ले गए तो तुम मेरा साथ दोगी। पत्नी और माँ ने मना कर दिया था कि नहीं, हम आपका साथ नहीं। तो उनके मन में एक विचार परिवर्तन हुआ था, जब मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इतना कार्य कर रहा हूँ, तो जब अंत में यही मुझे साथ नहीं देते हैं, मुझे सजा के लिए, तो मैं क्यों इस तरह। तो कहते हैं ना कि मरा 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 करके केवल राम रटने लगे थे और धीरे धीरे इतने बड़े वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिख डाली थी। तो कहीं ना कहीं ईश्वरत्व वाला या कुछ तो उनके पास हुआ होगा। ऐसे ही कालिदास के लिए कहा जाता है कि काली की सेवा से इन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। तो वैसे ही इनकी भी इष्ट रही हैं जालंधरी देवी, और इनकी कृपा से क्या कहते हैं कि अब ये जो अदृष्ट काव्य वाली प्रवृत्ति इनके अंदर है, इसको लिखने की प्रवृत्ति जो थी वो इनको किसने दी थी, कहते हैं वो जालंधरी के कृपा से। यानी कि ये पहले ही लिख दे। अदृष्ट काव्य मतलब जो बाद में होने वाली घटनाएं हो सकती हैं, वो पहले ही लिख दे रहे हैं उसके बारे में, है ना। तो इनको वो चीज़ें पहले से ही जान लेते थे। तो जालंधरी देवी का इनको इष्ट था और उसकी कृपा से ये क्या करते थे, कह रहे हैं अदृष्ट काव्य भी लिख लेते थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अदृष्ट काव्य चंद्रवरदाई कैसे लिखते थे। तो ये इनको जालंधरी देवी का क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना कि कौन से कवि हैं जिनको अदृष्ट काव्य लिखने में की प्रवृत्ति थी। तो चंद्रवरदाई थी, और किसकी वजह से था, तो जालंधरी देवी का इनको कृपा थी, उसकी वजह से ये अदृष्ट काव्य लिख सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। एकदम मतलब राजा को छोड़ते ही नहीं थे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि इनका एकदम पृथ्वीराज से ऐसा, तभी तो वो मित्र भी हैं, सामंत भी हैं और राजकवि भी हैं। सारा कार्य वो करते थे। अक्सर उनका, चाहे वो राजा आखेट पे जा रहे हैं, चाहे जो भी कृत्य कर रहे हैं, तो इनके ये सखा के रूप में, राजकवि के रूप में या एक सामंत के रूप में हमेशा इनके साथ ये रहते थे। ऐसा मिला जुला रूप इनका रहता था जिसको अलग नहीं किया जा सकता। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। वैसे इससे संबंधित प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन तब भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया कि कितने पृष्ठों का ये ग्रंथ है, तो 2500 पृष्ठों का ये ग्रंथ है। इसमें 69 सर्ग, जिसको हम कहेंगे 69 सर्ग, ठीक है, 69 सर्ग या अध्याय हैं। और यहाँ दिया नहीं गया है शुक्ल जी की बुक में, तो इसको समय, हाँ इसको समय कहते हैं, ठीक है, दिया है समय कहते हैं। और वैसे देखा जाए जिसको हम कह देते हैं ना कि सर्ग हैं, अध्याय हैं, ऐसे करके। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि यहाँ के जो अध्याय हैं उनको कहा क्या गया है पृथ्वीराज में, तो हम लोग कहेंगे कि समय कहा गया है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद कवित्त, जिसको छप्पई भी कहा जाता है, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसको लिखने में बहुत सारे, अब हमने जब इसमें 69 हम सर्ग को पढ़ते हैं ना, यानी कि समय को जब पढ़ते हैं, तो उससे आप एक माइनस कर लीजिए, एक कम करेंगे तो वहाँ पे 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो 68 इसमें छंदे हैं। तो अब यहाँ इस ग्रंथ में लगभग सारे छंदों का प्रयोग हुआ है, 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। पर वहाँ पे प्रमुखता आ जाती है कि इन 68 छंदों में से प्रमुख कौन से थे। तो मुख्य छंदों को हमको याद रखना पड़ेगा कि कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ये क्या है, ये मुख्य छंद यहाँ पे रहे हैं। अब सबसे बड़े इनमें भी अगर मुख्य पूछेंगे तो फिर कवित्त या
ये जिसको छप्पय कहते हैं, ठीक है। तो कवित्त या छप्पय को यहाँ पे मुख्य कहा जाएगा। इसके अलावा दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या भी, ये भी प्रमुख में है। इनमें भी अगर प्रमुख पूछता है तो दोहा, ये कवित्त या छप्पय रहेगा। इसके बाद हमको ध्यान रखना है, और वैसे ध्यान रखना है कि इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र चल्हड़ द्वारा पूरा किया था। ये भी महत्वपूर्ण। अब यहाँ कादम्बरी का जिक्र आया है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पुस्तक में नहीं है ना। तो यहाँ पे कादम्बरी का जिक्र यही है कि कादम्बरी जो बाण की रचना थी, बाद में वो भी अधूरी रह गई और इसको इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था। बाण के पुत्र के द्वारा पूरा किया गया। उसी तरह से जो चंद्रवरदायी रचना है पृथ्वीराज रासो, इन्होंने जो लिखी थी, उस पृथ्वीराज रास को इनके पुत्र चल्हड़ ने पूरा किया था। प्रश्न बनता है यहाँ पर भी कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था, तो इनके पुत्र ने किया था। रासों के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहाँ गए थे, है ना। यानी कि जब शहाबुद्दीन गोरी इनको, अच्छा, एक बार पृथ्वीराज से युद्ध हुआ था जब शहाबुद्दीन का, तो ये उनकी भारी गलती थी कि इन्होंने शहाबुद्दीन को छोड़ दिया था। पृथ्वीराज थोड़ा कह लीजिए कि दयालु प्रवृत्ति थी, या उनको एक मौका देना चाहते थे, छोड़ दिया। अगर इन्होंने उस समय छोड़ा नहीं होता तो शायद इस तरह का कोई कार्य होता ही नहीं कि ये मारे जाते। लेकिन इनकी यही गलती इनको भारी पड़ी कि वो बार बार प्रयत्न करता रहा और अंतिम में वो अपने प्रयास में सफल हो गया था शहाबुद्दीन, और उसने क्या किया था कि पृथ्वीराज को कैद कर लिया था और जो अपना इसका गजनी था वहाँ ये ले गए थे। अब बात यह आती है कि जब गजनी ये चले गए थे, कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। अब यहाँ ये हमने पढ़ा है ना कि ये एकदम एक दूसरे से ऐसे मिले थे, कैसे मिले थे, बिल्कुल मिला जुला, छोड़ते ही नहीं थे चंद्रवरदायी। तो फिर कैसे उनके बिना ये रह पाते। तो इन्होंने क्या किया था, जो ये पुस्तक लिख रहे थे पृथ्वीराज रासो, उनको अपने पुत्र के हाथ में थमाया और ये अपना भी स्वयं कहाँ चले गए थे, गजनी चले गए थे। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया, और अपने पुत्र को पुस्तक भी दी और कहा कि वो उसको पूरा भी करे। जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने पर उनके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है, और ये जल्हड़ के हाथ में देने और उसको पूरा करने का जो उल्लेख मिलता है, ये रासो ग्रंथ में शुक्ल जी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है ये रासो की, आप पृथ्वीराज रासो की पंक्ति देखिए। पुस्तक जल्हन हथ दे चली गज्जन निरप्रकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृप, भूप भोज उद्धरी जिमी, पृथ्वीराज सुजस कविचंद्र कृत चंद नंद उद्धरी तिमी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, ये एक पंक्ति मिलती है जिसमें रासो को पूरा करने का अपने पुत्र को जल्हड़ को उपदेश दिया था। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। अब एक महत्वपूर्ण बात फिर आ रही है, यहाँ देखिए। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रवरदायी का, इसमें आबू के यज्ञ कुंड हैं। आबू का जो माउंट आबू के यज्ञ कुंड से कितने क्षत्रिय कुलों की, 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो इस पृथ्वीराज रासो में जो आबू का यज्ञ कुंड है, कोई धार्मिक स्थल रहा होगा, और उस आबू में जो धार्मिक स्थल में यज्ञ कुंड बना हुआ है, उस यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई है, तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने का सविस्तार वर्णन है। और दूसरी बात, जो चौहान के अजमेर में राजस्थान से लेकर जो पृथ्वीराज का पकड़ा जाना है, उसका भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, किसमें, पृथ्वीराज रासो में। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। तो हम ये पढ़े हैं ना कि इस ग्रंथ में के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान, ये सोमेश्वर है ना, सोमेश्वर के पुत्र हैं। तो पृथ्वीराज को अजमेर के उसमें राजा थे सोमेश्वर, और सोमेश्वर के पुत्र के रूप में पृथ्वीराज को जाना जाता है। और किसके पौत्र थे, मतलब इनके दादा कौन थे, तो अर्णोराज। हम विशलदेव रासो जब पढ़ रहे थे
तो उसमें भी आया था ना अर्णोराज या आना ऐसे करके, तो वही आना कौन थे, इनके दादा थे। तो इसीलिए जो राजमती नाम की एक परमार कन्या का इनके घर का होना पाया गया है, ऐसा वर्णन मिलता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे इनसे कहीं ना कहीं से पृथ्वीराज के वंशज वो जुड़े हुए थे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अब जो सोमेश्वर हैं यानी कि पृथ्वीराज के पिताजी जो थे, इनका विवाह दिल्ली के जो तोमर राजा थे, जिनको हम तुवर भी कहते हैं, उनका जो राजा का नाम था अनंगपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की बात हो रही है। जो सोमेश्वर थे, इनका विवाह दिल्ली में जो तुवर या तोमर वंश था, ये तोवर राजा का नाम था अनंगपाल, और अनंगपाल की जो पुत्री थी उसके साथ इनके पिता का विवाह हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी। जो दिल्ली के तुवर राजा थे अनंगपाल, इनकी 2 बेटियां थी। ठीक है, 2 पुत्रियां हैं। तो 2 पुत्रियां, इनका नाम है सुंदरी और कमला। ध्यान रखिएगा, आप जब अभी हम पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे हैं, ये पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, और जब इसका साक्ष्य जब बुलर छाप रहे होते हैं, जब इस पुस्तक को सारा वो करके जैसे छपवाने रहते हैं, तो उनको जयानक कवि की मिलती है पृथ्वीराज विजय नामक, उसमें ये सारे तथ्य फिर गलत हो जाते हैं, तो उन्होंने छपवाना बंद कर दिया था, उन्होंने फिर इसको प्रमाणिक नहीं माना। तो ये घटनाएं कंफ्यूज कराती हैं कि जयानक के उसमें क्या कहा गया था और इस पृथ्वीराज में, चंद्रवरदायी वाले पृथ्वीराज रासो में क्या मिलता है। तो आप लोगों को 2 बातें ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वीराज वाले में जो ये अनंगपाल की 2 कन्याओं का वर्णन आता है, वो सुंदरी और कमला के रूप में आता है। ठीक है, सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ, और इस संयोग से जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति हुई थी। अब इनकी जो एक लड़की रहती है सुंदरी, अनंगपाल की, यानी कि जो दिल्ली के तुवर राजा अनंगपाल थे, इनकी एक लड़की जो सुंदरी रहती है, इस सुंदरी का विवाह किसके साथ हुआ, कन्नौज के राजा थे विजयपाल। ध्यान रखेंगे, विजयपाल। तो विजयपाल जो हैं वो कहाँ के हैं, कन्नौज के राजा हैं। अजमेर के राजा हमने किसको पढ़ा था, सोमेश्वर को। तो दोनों नाम हमको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 पुत्रियों का जहाँ वर्णन आ रहा है, तो 2 राजाओं के साथ उनका विवाह हुआ था। एक राजा अजमेर के थे जो सोमेश्वर के नाम से थे, और एक राजा कन्नौज के थे जो विजयपाल नाम से थे। तो सोमेश्वर जो थे, इनके पुत्र के रूप में पृथ्वीराज आएंगे, और जो विजयपाल थे, इनके पुत्र के रूप में जयचंद्र राठौर, यानी कि जिनको जयचंद कहा जाता है, वो जाने जाएंगे। इसलिए इनको ध्यान से करिएगा कि अर्णोराज कौन है, वो सोमेश्वर के पिता हैं। ठीक है, और अर्णोराज कौन है, तो दूसरा पृथ्वीराज के दादाजी हैं। अनंगपाल कौन है, पृथ्वीराज के नाना जी हैं। और अनंगपाल की कितनी पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह किससे हुआ, कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। कमला का विवाह किससे हुआ, तो सोमेश्वर से हुआ। तो इस तरह से एक छोटी सी स्ट्रेटजी तैयार करिएगा दिमाग के अंदर। अब देखिए, दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अब विजयपाल का पुत्र हुआ जय। विजय में वैसे ज आ रहा है, हम ध्यान भी रखेंगे ना, विजय में जय आ रहा है, तो जयचंद्र हम ध्यान रखेंगे। इनके नाम ही में विजयपाल में जय बीच में आ रहा है, तो जय से जयचंद्र हो गए। अब सोमेश्वर के जो थे, इनसे पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। अब दिल्ली, अजमेर और कन्नौज 3 राज्यों के साथ संबंध स्थापित हो गया। दिल्ली के तुंवर राजा थे अनंगपाल, एक इनका दामाद बना अजमेर का शासक सोमेश्वर, और एक कन्नौज का शासक विजयपाल। अब क्या हुआ था, जब इनको मतलब इनके नाती के रूप में हुए थे, तो 2 नाती इनको मिले, एक कन्नौज का जयचंद्र और दूसरा अजमेर का सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज। तो इनके 2 नाती हो गए। अब इन्होंने क्या किया, अनंगपाल ने, यानी कि दिल्ली में जो शासक थे, तुवर शासक अनंगपाल, इन्होंने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। देखिए, अब नाती जयचंद भी था, जबकि बड़ा था पृथ्वीराज से, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अजमेर का जो इनका नाती था पृथ्वीराज, उसको गोद ले लिया। इनके गोद लेने से क्या हुआ था कि पृथ्वीराज दिल्ली चले गए। दिल्ली में ये अपने नाना के वहाँ पे हैं। तो अब
ऐसे क्या हो गया था कि दिल्ली और अजमेर ये दोनों मिल गए थे, है ना, दोनों का शासन एक साथ चल रहा था, तो दोनों मिल गए थे, इनका राज एक हो गया था। जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी, और लगेगी भी कैसे, क्योंकि वो भी नाती हैं, तो उनको बुरा लगा होगा कि मेरे मतलब नाना ने गलत किया, तो उनको ये बात अच्छी ना लगी। उसने एक दिन रासु यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया, और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का विवाह भी रच लिया। अब जो ये संयोगिता करके आती हैं, ये किसकी पुत्री होती हैं? जयचंद की पुत्री होती हैं, और पृथ्वीराज सोमेश्वर के पुत्र होते हैं। तो क्या करते हैं जयचंद बड़े हैं, तो उनको संयोगिता पुत्री के रूप में पहले मिल गई। तो ये जयचंद को अपने नाना की ये सब बातें जब अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक दिन रासु यज्ञ करते हैं और सब राजाओं को यज्ञ में बुलाते हैं और भिन्न भिन्न कार्य के लिए निमंत्रित करते हैं। और साथ में जब यज्ञ में सारे बड़े बड़े महाराजा लोग आए हैं, तो यज्ञ भी होगा, और साथ में इन्होंने एक बात ये भी की थी कि उसी में कि इनके बेटी जो है संयोगिता, उनका स्वयंवर भी होगा। रासु यज्ञ में सब राजा आए, पर पृथ्वीराज नहीं आए। अब यहाँ भी पृथ्वीराज ने गलत कर दिया। एक तो पहले से वो चिढ़े हुए थे कि नाना उनको राज्य दे दिए, एक कर दिया। अब इसके बाद दूसरी बात पृथ्वीराज ने क्या की थी कि जब सर्व राजाओं को इन्होंने आमंत्रित किया, पृथ्वीराज को भी आमंत्रित किया था, तो ये नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा ली। अब इनको उनसे बहुत चिढ़ लग गई कि इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो इन्होंने चिढ़कर, ध्यान रखिएगा, चिढ़कर उनसे चिढ़ गए और इनकी एक स्वर्ण मूर्ति बनाई पृथ्वीराज की, और उसको जैसे द्वारपाल द्वार पे सुरक्षा करते हैं उसी तरह द्वार पर रख दिया। एक तरह से उनको नीचा दिखा दिया, है ना। उनको बुरा लगा कि पृथ्वीराज नहीं आए, सारे राजे महाराजे आए हैं। तो इस बदला को लेने के लिए क्या किया, एक तरह से मूर्ति तो सोने की बनाई, लेकिन उसको ऐसा ओहदा दे दिया। अब द्वारपाल का कार्य कितना निम्न स्तर का है, तो अपने एक राजा का द्वारपाल है जो सुरक्षा कर रहा है घर की, तो उसको अपने एक द्वारपाल के रूप में उसको द्वार पे लगा दिया था। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। अब देखिए, जो संयोगिता थी वो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज से पहले से ही अनुरक्त थी, यानी कि उसको प्रेम करती थी, चाहती थी। और उसने क्या किया, जब उसका तो स्वयंवर रचा ही गया था, अब उसने तो पृथ्वीराज को देखा नहीं, तो उसके पिता ने जो स्वर्ण मूर्ति द्वार पे लगाई थी, ये नीचे आई रंगभूमि में, और इसने क्या किया, जिसको पति के रूप में माना था उसी का उसने वरण कर लिया, यानी कि उसको वरमाला पहना ली, मूर्ति के रूप में ही सही। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। ये ध्यान रखिएगा, इस पर वो गुस्सा आ गया उनको कि मेरी पुत्री ने इसको माला पहना दी, और इन्होंने, इनका एक महल गंगा के किनारे था और वहाँ इसको भेज दिया। अगर ऐसे प्रश्न बन जाए कि संयोगिता को, जब संयोगिता ने रंगभूमि में उतरकर स्वर्ण मूर्ति को, पृथ्वीराज के रूप में स्वर्ण मूर्ति को माला पहनाई, तो पिता ने उनके साथ क्या किया था, तो इन्होंने गंगा किनारे महल में इनको भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। अब जो यज्ञ किया जा रहा था जयचंद के द्वारा, थोड़ी देर में पृथ्वीराज के सामंत आते हैं और सारा उनका यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह कर लिया, और इनको पता चल गया कि गंगा किनारे महल में वो हैं, और जाके गांधर्व विवाह कर लिया। तो गांधर्व विवाह कई तरह के होते हैं। एक गांधर्व होता है, राक्षस विवाह होता है, या एक मतलब विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ माँ बाप के द्वारा किया जाता है, कुछ प्रेमी जोड़ा कर लेता है जिसको गांधर्व विवाह कहते हैं, कुछ मतलब ऐसे ही। तो इनका जो विवाह था बिना माता पिता की मर्जी के गांधर्व विवाह था। तो संयोगिता से वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया, गांधर्व विवाह। प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा कि संयोगिता और पृथ्वीराज का कैसा विवाह था, तो गांधर्व विवाह था। और अंत में वे उसे हर ले गए, और बाद में उसका हरण कर लिया गंगा किनारे से। रास्ते में जयचंद की सेना ने बहुत युद्ध किया, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। अब ये बाद में सूफी काव्य पढ़ेंगे तो वहाँ तो ऐसी अनुरक्ति थी, किसी के प्रति पाने की स्त्री वाला ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनके साथ भी क्या हो रहा था कि जब संयोगिता को ये प्राप्त कर लिए थे, और बाद में जब जयचंद की सेना इनको रास्ते में रोक रही थी, जब ये हरण करके ले जा रहे थे, तो उस समय इनको
रोकने की बहुत कोशिश की, पर इन्होंने उनको परास्त कर लिया और ये सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए थे। जब ये दिल्ली पहुंचे, अब संयोगिता इनके साथ थी और वहाँ ये भोग विलास में इनका समय बीतने लगा और जिस राज्य की इन्होंने रक्षा का जिम्मेदारी ली थी उसका इनको ध्यान नहीं रह गया था संयोगिता के साथ रहते हुए। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद्र तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था। अब जो इनके पास सैन्य बल था, चाहे जितने भी प्रकार के सैन्य हो, घुड़सवार हो या हो, उसका नुकसान इनको हो गया था, क्योंकि इनको दिल्ली पहुंचने से पहले जयचंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा था। वो हरण करके ले जा रहे थे, तो बहुत सारा इनका बल का नाश हो चुका था। राजाओं के साथ लड़ते लड़ते ही इन्होंने बहुत सारा जो सैन्य बल या वो था वो ये लुटा चुके थे और बड़े बड़े सामंत मारे चुके थे। अब उस युद्ध में जो इनके बड़े बड़े सामंत थे पृथ्वीराज के, वो भी मर चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाया। अब शहाबुद्दीन की कहानी हमने पढ़ी है ना कि शहाबुद्दीन एक लड़की पर आसक्त था और उस लड़की को शरण दी थी पृथ्वीराज ने, और उसी लड़की को पाने की वजह से इसने लड़ाई की थी और यहीं से ये दुश्मनी मतलब इन दोनों में हुई थी। और इसको जब पता चला कि इनकी सेना का आधा नुकसान हो चुका है, ये बल से हार चुका है, अभी इनके पास उतना सैन्य बल नहीं है, तो ये अवसर को देखकर इसका फ़ायदा उठा करके शहाबुद्दीन ने क्या किया, चढ़ाई कर दी थी। पर हार गया और पकड़ा गया, लेकिन उतना मजबूती नहीं थी, हार गया और इसके बाद पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने इसे छोड़ दिया। यहाँ पे पृथ्वीराज गलती करते हैं। पृथ्वीराज ने छोड़ दिया, वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए और बार बार वो चढ़ता रहा समय पाके, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अंत में पृथ्वीराज पकड़ लिए गए और उनको गजनी भेज दिया। कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुँचे। कुछ समय बाद स्वयं चंद भी कहाँ चले गए थे, गजनी चले गए। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चलाया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके इशारे पर? चंद के इशारे पर। यहाँ एक किसी पुस्तक में एक पंक्ति भी मिली है जिसमें चंद्रवरदाई खुद कहते हैं कि मतलब इतने गज पर ऐसे ये खड़े हैं और मत चूको चौहान, ऐसे करके एक पंक्ति आती है, तो इसी शब्दभेदी बाण को वो चलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो जो साउंड आती है, मैं चंद्रवरदाई को उस साउंड के माध्यम से चंद्रवरदाई एक बोलते हैं और ये बाण छोड़ देते हैं। अब शहाबुद्दीन उनके बाण से क्या होता है, मारा जाता है और इसके उपरांत वो अंधे रहते हैं, वरना वो खुद मारते, अब तभी शब्दवेदी बाण छोड़ते हैं। पृथ्वीराज भी स्वयं अंधे हो गए थे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए, ये बात है। इसीलिए इनका जन्म एक साथ और मरण एक साथ कहा जाता है। जब ये शहाबुद्दीन को मार दिया तो फिर इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को, चंद्रवरदाई ने और पृथ्वीराज ने स्वयं को भी मार दिया। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था। तो अब ये शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का बैर मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए, आया है यहाँ पे। तो शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था। वही सुंदरी जो बाद में पृथ्वीराज के वहाँ चली जाती हैं, वो पहले पृथ्वीराज के ये शहाबुद्दीन के वहीं पे रहती थी और उस पर क्या थे, ये शहाबुद्दीन आसक्त थे, उनको चाहते थे, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। मैं ये नाम उसमें भूल रही थी। तो ये जो इनके वहाँ ये लड़की थी, ये किसी पठान सरदार हुसैन शाह थे, उनको चाहती थी। अब इनको शहाबुद्दीन से कोई लगाव नहीं था, ये किसी और को चाहती थी। अब एक तरफा तो प्यार हो नहीं सकता था ना, तो इनके सरदार हुसैन शाह इनको चाहते थे और ये लड़की जो थी वो हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए। अब जहाँ दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं तो उसमें मजबूती है, तो इन्होंने क्या किया कि जब ये शहाबुद्दीन से बहुत तंग हुए थे तो हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए थे। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। अब इनको जब पता चला कि वो पृथ्वीराज के शरण में गई हैं, वो दोनों हुसैन शाह और उस जो सुंदरी है वो दोनों इनके वहाँ गए हैं, तो उन्होंने एक कहला भेजा, किसी सिपाही के हाथ या जो भी था, कहला भेजा कि उन दोनों को अपने वहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया, क्या उत्तर देते हैं कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। अब वो अपना धर्म बताते हैं उसको कि वो मेरे शरण में आए हैं तो मैं इनकी रक्षा करूँगा।
इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की और ये केवल एक कटुता इन दोनों के बीच में आ गई थी, यही शत्रुता का भाव पैदा करने वाला था। शहाबुद्दीन को लगा कि इन्होंने नहीं छोड़ा और उनको लगा था कि मैं शरणागत में आए हुए की रक्षा कर रहा हूँ, और यही चीज़ें इनमें क्या रही, बैर का कारण बन गई। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और उनकी राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। तो बहुत सारे विवाह माने भी जाते हैं पृथ्वीराज को, भले ही इसमें दर्शाया नहीं गया संयोगिता का है, वैसे मिलता है कि उनके बहुत सारे विवाह थे। तो और इससे भी ये पंक्ति से भी स्पष्ट हो जा रहा है ना कि इनके विवाह और भी रहे होंगे। देखिए, अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ युद्ध हुए और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं, तो ये कथाएं उसमें चलती हैं कि पृथ्वीराज की बहुत सारी रानियां थी। आगे क्या लिख रहे हैं, ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है। अब ये ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक कारण पूछा जाता है ना कि किस तथ्यों के आधार पर किसी वो बताया, तो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया। यानी कि ये पृथ्वीराज की रचना नहीं है, कोई उनका सामयिक कवि पृथ्वीराज रहे होंगे, उन्होंने लिखा है कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। तो जो ये रचना है, जाली ग्रंथ वाली बात उठती है ना कि शुक्ल जी ने पृथ्वीराज को जाली ग्रंथ भी कहा है, तो इसमें मतलब ऐसा है कि जो मूल पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदायी का लिखा हुआ वो नहीं है कह रहे हैं, जबकि ये कोई और पृथ्वीराज की बात हो रही है। पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में संदेह है, कोई पृथ्वीराज के समय का कवि रहा होगा, उसकी ये रचना हो सकती है, ऐसा संदेह इसमें लेखकों ने किया कह रहे हैं, और उसे 16वीं शताब्दी का लिखा हुआ जाली ग्रंथ ठहराया। तो और इसका रचनाकाल क्या बताया पृथ्वीराज का, 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ इसको बताया गया है। रासों में चंगेज, अब जाली होने का कारण भी बता, देखिए रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। अब जो ये पृथ्वीराज रासो है, इसमें ये चंगेज तैमूर जो ये है ना वंश, ये बाद के हैं, जब ये पृथ्वीराज के समय के नहीं हैं, तो इन चीज़ों का वहाँ पे जुड़ना मतलब ये जाली ग्रंथ है, इसको और प्रभावित कर देता है और उसको पुष्ट कर देता है कि जब ये उनका समय में है ही नहीं तो ये कैसे उसमें आएंगे चंगेज और तैमूर, तो इसलिए ये चीज़ और भी पुष्ट हो जाती है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटना और संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना किसने माना है, तो गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने माना है। ठीक है, भाटों की कल्पना, भाट जानते हैं ना, जो राजाश्रित रहते थे और राजा के उसमें मतलब बातें कहा करते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जो गौरीशंकर ओझा है उनका मानना यही है कि जो रासो ग्रंथ जो मिलता है ये केवल भाटों की कल्पना है, जो अपने राजा के आश्रय में रह के कल्पना कर कर करके लिखा करते थे। तो ऐसा मानने वाले कौन है, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा हैं। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है। अब एक सही और प्रसिद्ध कवि के रूप में आ रहे हैं कि पृथ्वीराज का ही के राज्यसभा में एक कश्मीरी कवि हुए थे। ठीक है, पृथ्वीराज की राज्यसभा में जब पृथ्वीराज थे तो उनकी राज्यसभा में एक कश्मीरी कवि जयानक हुए थे और इन्होंने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य लिखा है। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये प्रमाणिक बुक मानी जाती है पृथ्वीराज विजय। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज की जब राज्यसभा की बात आती है तो वहाँ पर एक कवि और हुए थे जो कश्मीरी कवि के रूप में थे। ठीक है, कश्मीरी कवि थे और इनका नाम था जयानक। ठीक है, और इन्होंने जो पृथ्वीराज विजय लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी और ये क्या था, एक काव्य लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो पूरी नहीं मिलती है। अब ये इसमें एक कमी है कि जयानक के लिए उतनी पुरानी रचना है तो ये पूरी नहीं मिलती है, एक तरह से
अर्ध, इसलिए इनके जो पृथ्वीराज रासो को लेकर के जो लेखकों की अलग अलग मनोभावना बन गई थी कि किसी ने इसको प्रमाणिक कहा, किसी ने इसको अर्ध प्रमाणिक कहा, किसी ने इसको अप्रमाणिक कहा। तो इस तरह से किसी ने प्रमाणिक कहा, किसी ने अर्ध प्रमाणिक कहा और किसी ने अप्रमाणिक कहा। तो इस तरह की भावनाएं बनने लगी थी। तो क्या कहते हैं कि जो ये पृथ्वीराज विजय है ये कैसा है, ये पूरी नहीं है। उनमें दिए संवाद एवं घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार सही समझती हैं। अब ऐतिहासिक वाली बातें आ रही हैं, वहाँ पे ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल गलत थे, जबकि यहाँ पृथ्वीराज विजय वाले में जो ऐतिहासिक तथ्य या समय मिलता है वो क्या था, वो पृथ्वीराज के समय को दर्शाता है। जिस समय पृथ्वीराज का समय था उसी चीज़ को ये दर्शाता है, तो ये सही ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है। मैं आपको बोल रही थी कि जब आप जयानक के पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। वहाँ पृथ्वीराज रासो में क्या बताया है, कमला बताया है, जबकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं जयानक वाले में कर्पूर मंजरी। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि जयानक के क्या बताया, पृथ्वीराज में चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो में क्या बताया गया है। तो हमको बहुत सरल सा है, हम जान रहे हैं कि जयानक कवि की जो रचना है वो संस्कृत में है, तो यहाँ पे माता का नाम भी संस्कृत में जैसा आया है ना, कर्पूर देवी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये जयानक के उसमें बताया गया है, इनकी माता का नाम कर्पूर देवी, जिसका समर्थन हासी के शिलालेखों से भी होता है। अब हासी में जो शिलालेख हैं उससे भी होता है। तो ये हासी के शिलालेख, हासी स्थान हरियाणा के आसपास का कोई स्थान है, तो उन शिलालेखों में भी इनका जिक्र होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समसामयिक रचना है। तो जयानक की कवि की रचना कैसी है, प्रमाणिक और समसामयिक, यानी कि पृथ्वीराज के समय की है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। तो उसके तथा हम्मीर रासो एक महाकाव्य और मिल रहा है। अब एक तो हमको ये मिल गया कि जयानक का पृथ्वीराज विजय, यहाँ उसके से तात्पर्य है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। एक पृथ्वीराज विजय को ले लीजिए, एक ग्रंथ और हमारे सामने आ रहा है हम्मीर महाकाव्य। अगर बाय द वे ऐसे प्रश्न पूछ लिया ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। उसमें हमसे ये पूछ लिया कि किस ग्रंथ को आधार बना करके ये अप्रमाणिक ठहराया गया और जयानक का वहाँ पे नहीं होगा, तो क्या कहते हैं एक और होगा जिसमें तथ्य सही नहीं बैठ रहे हैं। तो कौन सा है वो, हम्मीर महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, दो ग्रंथों को साथ लेके चल रहे हैं, एक तो जयानक का है पृथ्वीराज विजय और साथ में क्या कह रहे हैं, उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना, पृथ्वीराज का नाना की गोद जाना और राजा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना, उनके पक्ष में लड़ना। अब समर सिंह करके आ रहे हैं, इनका वह पृथ्वीराज के साथ मतलब के पक्ष में लड़ाई करना और संयोगिता हरण की जो बातें इसमें सारी बताई गई हैं, ये सारी की सारी बातें असंगत हैं। किसके अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार और हम्मीर महाकाव्य के अनुसार। हम्मीर रासो नहीं है, हम्मीर महाकाव्य है, इसको ध्यान रखें। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित होती है। अब हम पढ़े थे ना उसमें कि आबू जो पृथ्वीराज रासो को जब हम ऊपर पढ़ रहे थे कि आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा का वहाँ पर मिलता है, तो ये भी यहाँ पे कल्पित निकलती है, क्योंकि इनमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहे गए हैं। अब ये दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, जो मूल है, जो मूल ग्रंथ है उसमें इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा गया है, ठीक है। लेकिन जो रासो पृथ्वीराज रासो मिलता है उसमें इनको 4 अग्निकुलों का दिखा गया है, न कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। और अग्निकुल का कहीं उल्लेख ही नहीं है। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें इनको 4 आबू के यज्ञ कुंड से 4 अग्निकुलों का उत्पन्न होना बताया गया, जबकि ये असंगत ठहराता है। जो आप जयानक की ये पृथ्वीराज विजय को आदि को देखेंगे तो उसमें आबू के यज्ञ कुंडों से चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों का निकलना बताया, न कि अग्निकुलों का। तो इसका तो उसमें जिक्र ही नहीं है अग्निकुल को लेके। चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में, दिल्ली को जाना 1122 में और कन्नौज जाना 1100
कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध होना 1158 में लिखा है। सनों को हमको ध्यान रखना है। 4 सन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की बात आती है तो उसमें पृथ्वीराज का जो समय दिखाया गया है 1111-15 में इनका जन्म हुआ है। 1115 में अगर पूछे ना कि चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का जन्म काल कितना है तो 1115 है, संवत 1115 है। दिल्ली को जाना जब इनके अनंगपाल ने इनको गोद लिया था तो कब गए थे तो 1122 में। अब 1115 में ये जन्म हुआ है तो 15 के बाद आप जोड़ लीजिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि इतने कम समय में ये गोद भी ले गए थे। ठीक है, 15 से इतनी छोटी अवस्था में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि 7-8 साल की उम्र में इनका दिल्ली गोद जाना हो गया था जब ये 7-8 वर्ष के रहे होंगे। और कन्नौज जाना और जब ये कन्नौज गए थे तो 1151 में। अब ये थोड़े बड़े हो गए होंगे, 22 के बाद सीधे 51 की बात आ रही है तो ये वहाँ गए थे और शहाबुद्दीन के साथ जो पृथ्वीराज का युद्ध हुआ था। देखिए 52 में कन्नौज गए और वो जो पृथ्वीराज वाली घटना आती है ना कि संयोगिता को हरण या ये सब घटनाएं, तो वो 51 के समय की बात है। और फिर इसके बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 6-7 साल के बाद शहाबुद्दीन के साथ युद्ध हुआ 58 में इनका। तो ये इनका समय है। आप 51 और 58 वाली रो पकड़ लीजिए। 51 में ये 1151 में ये जो संयोगिता के हरण के लिए कन्नौज गए थे तो कन्नौज जाना है। और 51 की रो में 58 वाला ले लीजिए, उसमें क्या हुआ था शहाबुद्दीन के साथ इनका जो युद्ध हुआ था, शहाबुद्दीन के साथ युद्ध हुआ था। तो 2 58 वाले हुए। अब जन्म में इनका ध्यान रखना है तो 11 और 15 याद कर लीजिए। 11 के बाद 13, 14, 15 आता है तो 11 के पहले 11 याद रख लीजिए, फिर उसके साथ 15 रख लीजिए। 11 वाली रो में ही 11, 15 ये इनका जन्म हो गया। और इसके बाद केवल 7 साल के बाद ये नाना की गोद चले गए थे, दिल्ली गोद चले गए थे। तो 15 में आप 5-7 साल जोड़ लीजिए तो 22 हो गया। तो 22 में ये गोद गए थे। तो इस तरह से इनका सन पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई का दिया हुआ है। पर शिलालेखों और दान पात्रों में जो संवत मिलते हैं उसके अनुसार रासो में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब उस समय जो दान पात्र या जो शिलालेख हैं उनमें ये जो चंद्र का जो समय दिया गया है ये सही नहीं है। ठीक है, अब पूछा जाए ना चंद्र का ये समय जो दिया गया है ये किसके आधार पर सही नहीं है, तो उस समय के जो शिलालेख और दान पात्र लगे हुए थे उनके आधार पर ये संवत मिलते हुए नहीं दिखाई देते। अब दान पात्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद्र और परमर्दी देव के नाम आए हैं इस प्रकार मिलते हैं। अब जो शिलालेख मिले हैं ना, शिलाओं पर कोई चीज़ गलत तो नहीं छपती है, अब उसमें जो हो रहा होता है उसमें शिलाओं पर खुदवा देते हैं। तो उस समय एक परमर्दी देव भी हुए थे ना जो कन्नौज के राजा जयचंद्र के काफ़ी मित्र हुआ करते थे, उन्हीं के साइड से रहे। जैसे यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था ना कि समर सिंह नाम के एक व्यक्ति आए हैं जो पृथ्वीराज के साइड से लड़ रहे थे, वैसे ही परमर्दी देव करके राजा हुए थे महोबे के। और ये जिसको हम राजा परमाल के रूप में जानते हैं, ये जयचंद के साइड से लड़े थे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि ये किस प्रकार से उन शिलालेखों में इनका क्रम मिलता है। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में है। जयचंद्र के 12 जिनके संवत 1224 से 1243 के बीच में है। परमर्दी देव के 6 जिनके संवत 1223 से 1248 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दी देव के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो ये एक क्रम दिया है कि जो दान पात्र और जो शिलालेख हैं उसमें किसके नाम कितनी बार आए हैं। तो पृथ्वीराज 4 बार इनका नाम आया जिसमें जो संवत 1224 से लेके 1244 के बीच में। और इसी के बाद जयचंद्र हैं, इनके 12 बार आया हुआ है जिनमें संवत 1224 से लेके 43 तक है। परमर्दी देव हैं, इनका 6 बार नाम आया है जो संवत 1223 से लेके 1258 के बीच में। इनमें से एक संवत 39 का है जो 1223 से लेकर के 1258 तक के बीच का जो परमर्दी देव का है। इसमें जो 39 वाला समय है ना, संवत 1239 का है। इस समय जो नाम परमाल
ये प्रमर्दिदेव का आता है, उस समय पृथ्वीराज और प्रमर्देव के युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि तो प्रमर्दिदेव के साथ किसका युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज का हुआ था। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तारीखों में भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 557 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किस प्रकार का संदेह नहीं, इसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। अब यहाँ पे इस पृथ्वीराज रासों को प्रमाणित करने वाले कौन थे? पहले प्रश्न तो यही बनता है कि कौन थे कि जिन्होंने इस पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक सिद्ध किया, तो वो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, कौन है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। और इन्होंने क्या किया था, रासों के संबंध में पक्ष में बात की और बताया कि 90-91 का वर्षों का जब हम अंतर एक नियम से पड़ता है, कह रहे हैं एक नियम ऐसा है, कह रहे हैं जिससे 90-91 साल का अंतर पड़ता है, यानी कि दोनों ग्रंथों में अलग अलग जो समय आ रहा है वो एक कुछ नियम है उसके आधार पर आ रहा है और वो निकाल रहे हैं। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इस धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों का यह दोहा पकड़ा। रासों में एक दोहा आया है, देखिए इस दोहे को कौन पकड़ रहे हैं? पांड्या पकड़ रहे हैं। और इस तरह के दोहे से एक संवत की वो कल्पना करते हैं जिसके आधार पर इन दोनों का समय बराबर एक जैसा सही सिद्ध हो जाता है। तो क्या है वो दोहा जो रासों में आया है? एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। तो ये वो दोहा है जिसमें आनंद शब्द की कल्पना करते हैं पांड्या, और इसमें जो 90-91 वर्ष का वो अंतराल दिखाते हैं, इसके आधार पर जो समय है दोनों में ठीक बैठता है। तो क्या कहते हैं आगे? और विक्रम साक आनंद का अर्थ किया। क्या अर्थ किया इन्होंने? विक्रम साक आनंद, जो यहाँ से पूरी ये लाइन मिल रही है ना, इसका अर्थ ये मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या कहते हैं कि अ मतलब शून्य, नंद मतलब 9 और 90 अर्थात मतलब 9 मतलब 90 रहित विक्रम संवत, यानी कि इसका अर्थ इन्होंने जो अ आया है उसका मतलब शून्य और नंद जो आया है, यहाँ पे आनंद जो शब्द है ना, तो इसको हम जब तोड़ेंगे अ धन नंद हो गया, तो अ का मतलब इन्होंने शून्य ले लिया और जो नंद बच रहा है उसका मतलब 9 ले लिया। 9 का मतलब है 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए? अब इन्होंने जो समय हमको जयानक का मिला है, अगर हम उसमें से 90 वर्ष कम करेंगे तो समय बिल्कुल जयानक की तरह ही आएगा। तो इसका वे एक उपयुक्त कारण नहीं बता पाए। अब प्रश्न ये उठा कि हम अगर आनंद संवत को आपने जो बिठा के दे दिया कि अ का मतलब शून्य और नंद का मतलब 9 यानी कि 90 है, तो हम किस आधार पर ये 90 घटाने की बात है इसको सिद्ध कीजिए। तो ये उसको नहीं कारण बता पाए कि इसको क्यों करना है। ठीक है, लेकिन बस उसको सार्थक दिखाना था तो कर दिए। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया था। तो जो नंदवंशी क्या थे करके प्रश्न वैसे बनेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया और इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए। और ये ऐसी कल्पना करके रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो नंदवंशी शूद्र थे उनको राजपूतों के काल में मतलब भाटों ने उनको निकाल दिया, कह रहे हैं, और ये विलक्षण कल्पना करके उनने ये सब बातें कही थी, पर ये कल्पनाएं का इससे समाधान नहीं होगा, कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रचलित संवत होते हैं इसमें कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई है, कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि फिर यह भी विचारणीय है कि किसी प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं
उनसे क्या ऐसा उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। अब एक जो अनिंद शब्द है जिसको पांड्या ने उसको और नंद करके जोड़ा था, उसी को कुछ लोग अनिंद पाठ कह के उसको मानते थे, कह रहे हैं। इसी रासों में एक दोहे में ये मिलता है। अब वो जैसे पांड्या ने आनंद को किस तरह से संवत मिलाने के लिए एक आनंद संवत की कल्पना कर ली थी, तो वैसे ही कुछ लोगों ने इसको अनिंद पाठ कहा है, तो उसके लिए भी एक रासों में पंक्ति मिलती है, उसको देखिए। एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्मसुत प्रति साक पृथ्वीराज को लस्यो विप्रगुण गुप्त। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। फिर कहते हैं यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। जो यहाँ पे गुणगुप्त करके आया है, इसका नाम जो है वो गुणगुप्त प्रतीत होता है, कह रहे हैं। बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। अब एक बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यही आती है ना कि पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक तथ्य, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही मतलब जो संवत संबंधी जो अशुद्धियाँ रही उसी के आधार पर पहला माना गया है। लेकिन इसके अलावा शुक्ल जी क्या कहते हैं कि केवल वही बात नहीं है संवत संबंधी, यहाँ पे इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं भी भरी पड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारी कल्पनाएं जोड़ दी हैं। उनके लिए क्या कहा जा सकता है, अब इन पर क्या कहा जाएगा। जो ऐतिहासिक बातें चली पड़ी हैं उनको भी बदल के रख दिया। अब बता रहे हैं कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है ना, रासो क्या है, ये काव्य ग्रंथ है। हम ध्यान रखेंगे रासो एक काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। और यहाँ बता रहे हैं जो काव्य ग्रंथ होता है, अगर रासो एक काव्य ग्रंथ है तो बिना घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई भी उलटफेर नहीं होता है, यानी कि जैसा प्रमाणिक है वैसा ही लिखा जाएगा, उसकी घटनाओं में कोई उलटफेर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि शुक्ल जी का मानना है कि जब कोई काव्य ग्रंथ लिखा जाता है ना, उसमें कोई गलत चीज़ें या कल्पनाएं नहीं लिखी जाती हैं। तो ये अगर ये काव्य ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, तो इसमें बिना प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं होगा। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है। अब ये जो इनको उदाहरण दे रहे हैं कि जो जयानक का पृथ्वीराज विजय है वो भी काव्य ग्रंथ है, उसमें कोई वो नहीं बदला गया है, उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि उसमें फिर क्यों दिया गया है घटनाएं और नाम ठीक ठीक। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसलिए शुक्ल जी को भी ये कहना पड़ा कि ये पूरा ग्रंथ जाली है। कारण बताते हुए कहे, हम कहते हैं कि शुक्ल जी बहुत प्रश्न उठता है कि एक तो इन्होंने उसको महाकाव्य कहा और ऊपर से उसको जाली ग्रंथ क्यों कहते हैं। तो वो सही बात है कि वो उसमें महाकाव्य के जैसे गुण तो हैं, इस आधार पर उन्होंने उसको हिंदी का महाकाव्य कहा, या उनको पहली बार महाकाव्य की प्रवृत्ति जो आई वो उनमें देखने को मिली तो उसको उन्होंने महाकाव्य बोल दिया। लेकिन उसमें वो चीज़ अलग था कि उसमें महाकाव्य के जैसे गुण थे तो लिख दिया। लेकिन अब बात आती है कि उसमें जो दोष हैं उन दोषों के आधार पर उसको जाली ग्रंथ इन्होंने कहा है, ऐसे नहीं कहा है कि क्या है। तो पूरी बात बताते हैं कि एक काव्य ग्रंथ जिसको कहा जाता है उसमें घटनाएं हमेशा ठीक लिखी जाती हैं, हेर फेर नहीं होता जब तक कोई विशेष प्रयोजन न हो। लेकिन इसमें बदलाव क्यों हुआ, जयानक का भी तो काव्य ग्रंथ है ना, तो जयानक के उसमें क्यों नहीं कुछ हेर फेर हुआ, उसमें सत्य सत्य घटनाएं क्यों दी गई। इसलिए कहते हैं अंतोदगत्वा कि इसलिए यह ग्रंथ मुझे कहने में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। जाली है यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। अब ये भी मान रहे हैं कि इसमें कुछ पद्य होंगे चंद के भी और कहीं इधर उधर बिखरे होंगे और उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। तो समसामयिक कवि का होता मतलब उसी के राजा के समय के कवि का होता तो कुछ थोड़े अंश तो मतलब सही मिलते, कह रहे हैं। यानी कि
जो चंद्रवरदायी का मतलब कुल मिलाकर के कवियों में भी हौच पौच हो रही है कि जो चंद के कोई और कवि इसको लिखा है, चंद्रवरदायी नहीं लिखे हैं। अगर चंद्रवरदायी लिखे होते ना तो क्या कहते हैं, इसमें कुछ घटनाएं सत्य जरूर होती। तो इस तरह से मतलब इन्होंने इस ग्रंथ को जाली ठहराया कि बहुत सारे तथ्य इसमें गलत हैं। उस आधार पे रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई कवि था या नहीं। अब बात कर रहे हैं कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई व्यक्ति था कि नहीं, अब इसको बताया जा रहा है। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीजन का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। तो पृथ्वीराज विजय जो मिलता है जयानक कवि का, उसमें पृथ्वीराज के जो मुख्य भाट या बंदीजन, जैसे हम लोग उनके बंदीजन के रूप में चंद्रवरदायी को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर मुख्य भाट के रूप में या मुख्य बंदीजन के रूप में अगर हम पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं तो चंद्रवरदायी को दिखाया गया है। यहाँ पे जो पृथ्वीराज विजय हैं, इन्होंने इनके मुख्य भाट या बंदीराज को पृथ्वी भट्ट बताया है। जयानक में अगर पूछा जाएगा तो जयानक के आधार पर मुख्य भाट या बंदीजन कौन था, तो हमको याद रखना है कि वहाँ पे पृथ्वी भट्ट है, ठीक है, वहाँ चंद्रवरदायी नहीं है। जबकि हम पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं तो चंद्रवरदायी को मुख्य रूप में पाते हैं, वहाँ पे सामंत, मुंशी और सखा के रूप में। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया गया है, तो चंद का नाम ही नहीं लिया गया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। जब आप पृथ्वीराज विजय जयानक का पढ़ेंगे तो उसमें 5वां श्लोक ये दिया हुआ है कि तन यश चंद्र राजा इवा भवम संग्रहम यश सुव्रतानाम व्यवधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यमक के द्वारा कह रहे हैं, यहाँ पे चंद्रराज आ रहा है ना, तो यमक मतलब जो अलंकार होता है जिसमें अर्थ अलग अलग है, तो उसमें जो चंद्रराज कवि का संकेत है यह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है। अब ये जो चंद्र आया है यमक के कारण आया है कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे विद्वान हुए हैं राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, इन्होंने इनको चंद्रक कवि मान लिया है जयानक के। उसमें ये बात हो रही है जयानक की, जबकि जयानक वहाँ पे अब भाट और उसके रूप में मुख्य रूप से किसका वर्णन किए हैं, पृथ्वी भट्ट का जिक्र करते हैं। और एक श्लोक जो वहाँ पे आया, अब उन पर शोध हो रहा है, तो जो हमारे विद्वान लोग हुए थे उनमें हमारे पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा हुए थे। इस श्लोक में से इन्होंने जो चंद्रक शब्द देखा, इस चंद्रक का मतलब इन्होंने क्या लिया, कह रहे हैं चंद्रक कवि से लिया है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। अब ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि जयानक के उसमें जो तनयस्य चंद्र राजस्य करके चंद्र वर्ड मिलता है वो किसने माना है इसको, तो सबसे पहले तो गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने कहा है, और उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि ये चंद्रक कवि हैं वो किसने कहा है, तो ये कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र हुए थे, उन्होंने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदायी नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने के बाद आया होगा। अब यहाँ पे दो ही बात शुक्ल जी का मानना है कि अगर चंद्रवरदायी को जो कल्पित कर रहे हैं ये लोग गौरीशंकर और ये क्षेमेंद्र के उसमें मिलता है, तो ये दो ही घटनाओं से हो सकता है कि ये बात सच हो सकती है। कहते हैं किस बात पे सच हो सकती है, कह रहे हैं एक तो या तो ये पृथ्वीराज की सभा में नहीं होगा, कहीं बाहर से लिख रहे होंगे। दूसरा, जब जयानक कवि कश्मीर लौट गए होंगे, क्योंकि जयानक कश्मीर से थे, तो वो जब कश्मीर लौट गए होंगे तब इनके दरबार में कोई चंद्र नाम का कवि आया होगा। ये दो बातों से हो सकता है, कहते हैं। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद का कोई भट्ट कवि रहा हो, चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा। अब यहाँ पे शुक्ल जी ने एक मतलब अपना जहाँ भारी मत दिया है वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज का जब वंश आगे चला ना, हम तो पृथ्वीराज से आगे नहीं, अब पृथ्वीराज के पुत्रों का नाम जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है, माता का नाम कमला है, कर्पूर देवी, वैसे ही यहाँ पुत्रों का नाम भी आया है कि शुक्ल जी ने माना है कि जो चंद्र नाम के कवि का वर्णन मिलता है ये पृथ्वीराज के समय में नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इनके जो पुत्र रहे हैं, अब पुत्रों का नाम आया है, देखिए क्या नाम है, एक गोविंदराज आया है और एक हरिराज आया है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज के हरिराज और गोविंदराज का पृथ्वीराज से संबंध पूछा जाएगा तो ये उनके पुत्र हैं, गोविंदराज
और उनके भाई हरिराज, ये कौन है, पृथ्वीराज के पुत्र हैं। और इन दोनों के ये किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा। तो इनके जो वंशज रहे हैं, इनके वहाँ पे किसी के, इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ पे चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की होगी। तो यही होगा इनका वंशज जो होगा, चंद का वंशज जो मतलब क्या कहते हैं, गोविंदराज और हरिराज के वंशजों का वर्णन करने के लिए इनके गोविंद और हरिराज के वहाँ पे कोई भट्ट नाम का, चंद्रभट्ट नाम का कवि रहा होगा, कह रहे हैं, जिसने पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया होगा। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी हो गई। अब बता रहे हैं ना कि जो हम रचना पढ़ते हैं कि एक भट्ट भड़ंत तैयार होगा, ऐसे ही मतलब कयास पे कयास लगा करके एक भट्ट भड़ंत जो तैयार हुआ, उसके आधार पर उन सब को लेकर के चंद को पृथ्वी का समसामयिक माना गया, और उसी के आधार पर जो हम रासो ग्रंथ पढ़ते हैं ये चंद्रवरदायी का माना गया, कहते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो एक और निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बेठिकाने की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्ल जी का ये कथन किस रचना के संदर्भ में है, तो पृथ्वीराज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ के लिए बहुत कुछ लिखे हैं। अगर ऐसे प्रश्न बन गया कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने की है। किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है, तो पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों और कुछ कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है। अब बताएंगे पृथ्वीराज रासो में किसकी भाषा को ठिकाने की कहा है, तो दोहा और कवित्व, ध्यान रखिएगा, इसको ठिकाने की भाषा कहते हैं। पर त्रोटक और आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। अब इन्होंने किसमें संस्कृत प्राकृत की नकल कहा गया है, तो त्रोटक के लिए, जो त्रोटक किया है उसमें मनमाना इनका प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूप में मिलते हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ तक कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है, यानी कि दोनों के काम का नहीं है, ये शुक्ल जी का कहना है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरप्रसाद शास्त्री ने कब से कब तक राजपुताने में ऐतिहासिक काव्यों की खोज के लिए कितनी यात्राएं की थी, तो 3 यात्राएं की थी। कब से कब तक, 1909 से लेकर 1913 ने। किसने की थी, हरप्रसाद शास्त्री जी ने की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। जो हरप्रसाद शास्त्री थे, इनका जो विवरण ये लेके आए थे 3 यात्राओं के दौरान, किसने उसको छापा था, तो ये बंगाल से ही थे, तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। ध्यान रखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री जहाँ से हैं तो वहीं की वो तो छापेंगे, तो इसलिए बंगाल से थे तो बंगाल की ही एशियाटिक सोसाइटी ने उसको छापा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, तो कोई कोई ये बताते हैं कि चंद के जो पूर्व पुरुष, चंद के जो पूर्वज हैं वो मगध से आए हुए हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ है। अब ये हरप्रसाद शास्त्री की खोज का नतीजा है कि इनके पूर्वजों को मगध का भी बताया गया है, ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में इनका जन्म लाहौर में माना गया है। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया था, और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ था। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि चंद पृथ्वीराज के जो पिता सोमेश्वर है उनके समय पे ही आ गया था। चंद्रवरदायी जो थे सोमेश्वर के समय आ गए थे राजपुताने में, और बाद में जब इनके पुत्र हुए थे पृथ्वीराज तो इनके मंत्री, सखा और राजकवि हुआ करते थे। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था। अब ये नागौर किसने बसाया था, पृथ्वीराज ने, और वहीं बहुत सी भूमि चंद्रवरदायी को दे दी थी। और शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब भी चंद के वंशज रहते हैं। अब ये नई खोज लेके हरप्रसाद शास्त्री आ गए। इन्होंने 3 यात्राएं की और उनमें ये पाया कि जो चंद्रवरदायी हैं इनके कुछ पूर्वज मगध से भी आए हैं, जबकि वास्तविक हम जो रासो ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें इनका जो हम चंद्रवरदायी का रासो ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें इनका जन्म जो है लाहौर में माना गया है।
ठीक है ना। फिर बाद में मतलब हरिप्रसाद शास्त्री जी का ही उसमें मत है कि इनका जो उनकी खोज की जो चीज़ें उनको मिली, उनके आधार पर ये माना गया कि चंद जो था वो चंद्रवरदायी के, ये पृथ्वीराज के पिता जो सोमेश्वर हैं उनके समय में आए थे। बाद में पिता की मृत्यु के बाद जब बच्चे ने, उनके बेटे पृथ्वीराज ने कार्यभार संभाला तो वो उनके सखा मंत्री और सामंत हुए थे। और इसी के बाद जो पृथ्वीराज हैं इन्होंने नागौर नामक जो जगह बसाई थी उसी में चंद को कुछ भूमि दान दे दी थी। और यहीं पर आज भी, ये हरिप्रसाद शास्त्री जी का कहना है, जिस समय वो ये लिख रहे होंगे वो कह रहे हैं कि आज भी वहाँ पे उसके वंशज मिलते हैं, चंद्रवरदायी के रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई, उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है ना, चंद्रवरदायी का वंश वृक्ष हरिप्रसाद शास्त्री ने किससे प्राप्त किया? तो नानूराम भाट से। तो नानूराम भाट हैं, इनसे शास्त्री जी की भेंट हुई और इनसे इन्होंने वंश वृक्ष प्राप्त किया। तो वंश वृक्ष का स्ट्रक्चर देख लीजिए, चंद्रवरदायी है। चंद्रवरदायी के ये इधर गुणचंद्र हो गए, फिर जयचंद्र हो गए, जलचंद्र से सीताचंद्र, सीताचंद्र वीरचंद्र, वीरचंद्र से हरिचंद्र, हरिचंद्र से रामचंद्र। जो रामचंद्र हुए थे इनकी शाखा ऐसे चली कि इनके विष्णुचंद्र, उद्धरचंद्र, रूपचंद्र, बुद्धचंद्र, देवचंद्र और सूरदास। तो जो सूरदास का हम भक्तिकाल में पढ़ते हैं ना, यहाँ सूरदास का भी जिक्र आता है। तो चंद के वंशज के माने जाते हैं, जहाँ भक्तिकालीन सूरदास को कहते हैं। तो यहाँ पे ये रामचंद्र के वाले उसमें आता है सूरदास का जिक्र। सबसे छोटे पुत्र रहते हैं रामचंद्र के, विष्णुचंद्र, उद्धरचंद्र, रूपचंद्र, बुद्धचंद्र, देवचंद्र और सूरदास। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इनका जिक्र आता है। फिर जो बुद्धचंद्र होते हैं इनकी शाखा चलती है, खेमचंद्र और गोविंद चंद्र इनके पुत्र हो जाते हैं। फिर गोविंद चंद्र की परंपरा चलती है, इनसे जयचंद्र हो जाते हैं। फिर जयचंद्र की परंपरा चली, महचंद्र, शिवचंद्र और बलदेव चंद्र इनके हो गए। अब इनकी दो की रुकी तो महचंद्र जो मदन चंद्र जो होते हैं इनके दो पुत्र हो जाते हैं, चौथ चंद्र और बेनी चंद्र। फिर चौथ चंद्र का रुक जाता है, फिर बेनी चंद्र आगे बढ़ते हैं, गोकुल चंद्र, वसु चंद्र और लेख चंद्र, ये तीन इनके हो जाते हैं। फिर दो रुक जाएंगे, फिर गोकुल चंद्र जो हैं इनके कर्ण चंद्र के दो, गुणगंग चंद्र और मोहन चंद्र। इस तरह से ये जो परंपरा है, फिर मोहन चंद्र वाली आगे बढ़ती है। मोहन चंद्र से जगन्नाथ और रामेश्वर, फिर गंगाधर, फिर भगवान सिंह, फिर कर्म सिंह, फिर माथुर सिंह, फिर गोविंद सिंह, फिर मान सिंह, फिर विजय सिंह, फिर आनंद राय जी के पुत्र हुए आसो जी, गुमान जी, कर्णिदान, जैथमल जी और वीरचंद्र। फिर कर्णिदान जो रहते हैं इनके पुत्र होते हैं घमंडी राम जी और बुद्ध जी। फिर घमंडी राम जी के पुत्र होते हैं बृद्धि चंद्र जी के होते हैं नानू राम जी। तो ये वंश परंपरा इनको मिलती है, किससे मिलती है इनको? लास्ट में जो अंतिम हैं ये नानू राम हैं, हमको ध्यान देना है ना। तो नानूराम है। अब ये चंद्रवरदायी शुरू में है और चंद्रवरदायी के ही वंशजों में यहाँ सूरदास कवि को हम पढ़ते हैं, और बाद में जो नानूराम करके ये आ रहे हैं ये भी इन्हीं के वंशज में अंतिम आते हैं। नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे जिनमें से एक मुसलमान हो गया था। हम ऊपर पढ़े थे ना, ऊपर हमने देखा था कि चंद के 4 लड़के थे, इसमें तो नहीं दिया है, दो का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, गुणचंद्र और जल्लचंद्र। हाँ, 2 का नहीं दिया है। तो जो नानूराम है इनका मानना है कि इनके 2 इसलिए नहीं दिया गया है कि 2 पुत्र उनके मर जाते हैं, है ना, इसलिए उनका नाम नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे 2 का नाम नहीं दिया है। और नानूराम क्या कहते हैं कि चंद के 4 लड़के थे जिनमें से एक मुसलमान हो गया था, तो एक तो मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे और चौथे का वंशज नागौर में बसा। तो चौथा वाला जो रहता है ये नागौर वाला, ये चंद्रवरदायी रहते हैं। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार से है। तो पृथ्वीराज रासो में जो चंदू के पुत्र को दिया गया है वो कैसे हैं? दहती पुत्र कविचंद्र के सुंदर रूप सुजान, एक जल गुण बाबरो, गुण समुद्र ससभान। तो एक जल का नाम आया है, एक यहाँ पे गुणचंद्र का नाम आया है ना। तो इस तरह से ये इनके, वैसे इन्होंने 4 पुत्रों का जिक्र दिया है, पुत्रों के रूप में 2 का ही यहाँ दिखाया गया है, एक गुणचंद्र को दिखाया गया है, एक जल्लचंद्र को दिखाया गया है। ठीक है, तो हम लोग इतना ध्यान में रखेंगे। लेकिन नानूराम कहते हैं कि इनके 4 पुत्र थे। फिर इसके बाद है
पृथ्वीराज रासो में कवि चंद्र के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। अब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की जो नानूराम तो 4 पुत्र बता रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनके कितने पुत्र बताए गए? 10 पुत्र बताए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है, वह पद है। देखिए अब ये जो पंक्ति जो ये पद है ना, ये सूरदास की साहित्य लहरी से है, हमको ध्यान रखना है। और ये साहित्य लहरी की पद दिया गया है और उसमें सूर की वंशावली दी गई है। अब ये प्रश्न यहाँ बन रहा है कि सूर की वंशावली कहाँ पे दी गई है, सूर के किस रचना में दी गई है? तो साहित्य लहरी में दी गई है। अब यहाँ पे इनके सारे जितने भी जो सूर की वंश परंपरा चली है कि कैसे सूर लास्ट में मिलते हैं, हमको उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सूर की वंशावली है, हम पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे हैं। बस सूर का भी इनके चंद्रवरदाई के वंशज होना पाया जाता है, तो इसलिए सूर की साहित्य लहरी में इनकी वंश परंपरा दी गई है। उसी का एक ये पंक्तियाँ जो हैं ये सूर की साहित्य लहरी के हैं, इसको पढ़ लेते हैं। प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखो नाम अनूप। पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारि पायन सुरन के सुर सहित स्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भौ चंद चारु नवीन। भूप पृथ्वीराज दीन हो तीन्हें ज्वाला देश, इन्होंने ज्वाला देश का जिक्र किया कि चंद्र को ज्वाला देश दिया है, वैसे नागौर हम पढ़ते हैं। तनय ताके 4 कीन, चंद्रवरदाई के 4 पुत्र हुए। तनय मतलब होता है पुत्र। प्रथम आप नरेश, प्रथम आप नरेश। दूसरे गुणचंद्र तासुत, एक दूसरे पुत्र के रूप में गुणचंद्र आ गया। पहले के रूप में कौन आए? भूप पृथ्वीराज दीन, तीन है ज्वाला देश। दूसरे गुणचंद्र तासुत शीलचंद स्वरूप, इनका शील के समान स्वरूप था। वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप। रणथम्मौर हम्मीर भूपति संगत खेलन जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद्र अति विख्यात। आगरे रही गोपचंद मैं रहियो तासुत वीर, पुत्र जन के साथ रहे महाभट गंभीर। कृष्णचंद्र उद्दार चंद्र जू रूप चंद्र सुभाय, बुद्धि चंद्र प्रकाश चौथे चंद थे सुखदाय। देवचंद्र प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो सतो नाम सूरज चंद मंद निकाम। तो इस तरह से इनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरज का मतलब सूरज चंद्र मतलब यहाँ सूरदास के लिए कहा गया है। तो इतने पुत्रों में से 7 पुत्र हुए थे, जिनमें से अंतिम जो सूरज चंद्र थे वो मतलब सूरदास थे कहते हैं। इस तरह से अपनी वंश परंपरा का वो वर्णन करते हैं। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में बताया गया है। तो नानूराम का जो हमने ये वृक्ष देखा था ना, तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया था, यहाँ जल्लचंद की वंश परंपरा को स्टार्ट किया था, जबकि जो साहित्य लहरी हम पढ़ते हैं उसमें इनके वंश को बढ़ाया गया है आगे। तो यही इसमें कमी है कि साहित्य लहरी में जल्लचंद को रिक्त रखा है और इनके आगे वंश बढ़ा हुआ है, और यहीं नानूराम वाले में इनको रोक दिया गया है, जबकि जल्लचंद की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो इतना इनमें भेद मिलता है। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा है। अब नानूराम के अनुसार पूछा जाएगा कि चंदू ने कितने हजार में लिखा है, तो याद रखिएगा 3 या 4 हजार में श्लोक लिखा है। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिख करके ग्रंथ पूरा किया है। और ये नानूराम मानते हैं कि जो 3-4 हजार का श्लोक संख्या में इन्होंने काव्य लिखा है, उसमें अंतिम 10 समय को लिखा है इनके पुत्र जल्लड़ ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि नानूराम ने कितने समय लिखने की बात कही है, तो 10 समयों को लिखने की बात की है। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अनुसार आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से प्रवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था, उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। नानूराम का कहना
है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा के समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊटपुटांग है। यानी कि इन्होंने हरप्रसाद शास्त्री को जो दी थी वो ऊटपुटांग नकल यानी कि रद्दी है कहते हैं, और असली वाली मेरे पास है। यानी कि इन्होंने हरप्रसाद जी को भी अच्छी जो असली पृथ्वीराज रासो है वो नहीं दी। ये स्वयं कह रहे हैं कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, उन्होंने महोबा के समय की जो नकल थी, नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी, वह ऊटपुटांग और रद्दी है कह रहे हैं। यानी कि स्वयं नानूराम जी मान रहे हैं कि असली वाली मेरे पास है, जो मैंने हरप्रसाद जी को दी है वो ऊटपुटांग है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ नमूने दिए जाते हैं। तो हम पंक्तियाँ कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।